श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जेपीसी के गठन का जो प्रस्ताव नेता सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। अध्यक्ष जी, आज पहली बार ये सदन जेपीसी का गठन नहीं कर रहा। आज से पहले 4 बार यही सदन जेपीसी का गठन कर चुका है, जेपीसी के गठन का प्रस्ताव पारित कर चुका है। सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार का जब भी कोई बड़ा कांड देश में उजागर हुआ, उस समय के प्रतिपक्षी दल ने जेपीसी की मांग की और उस समय के शासकों ने जेपीसी को स्वीकार किया। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई कि जब इस बार हम जेपीसी की मांग कर रहे थे तो नेता सदन ने हमारी मांग को इलॉजिकल कहकर हमें माओवादी संगठन में शामिल होने की नसीहत दी। जिस समय मैंने टीवी पर बयान सुना उनका, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन जब मैंने अखबार में पढ़ा तो एकदम से मेरे मन में ये भाव आया कि नेता सदन अच्छे आदमी हैं। जी, clarify what exactly I told you here. If I have described you as Maoist, what I exactly told it here, if constitutional machineries do not function, extra constitutional agencies try to fill in the vacancy. When the Maoists are describing Parliament as an useless institution, in the language, in the classical language, it is the abode of pigs. Classical Maoists describe Parliament is an abode of pigs. If Parliament makes itself irrelevant, naturally, those extra authorities, extra constitutional authorities will emerge. अध्यक्ष जी, मुझे लगा था कि शायद वो अपनी उस बात पर खेद प्रकट करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज फिर उसका औचित्य ठहरा दिया। दरअसल बात यह है कि वैसे तो नेता सदन अच्छे आदमी हैं। मैं अगर कहूँ बहुत अच्छे हैं तो भी गलत नहीं होगा। इस सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, बहुत अनुभवी सांसद हैं, पर दिक्कत है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो उचित अनुचित का ध्यान भूल जाते हैं। जो बात उन्होंने कही, मैं उसका अखबार लेकर आई हूँ। आपने क्या कहा था? ये 23 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया है, सिलीगुड़ी की डेट लाइन है। If the opposition insists on stalling Parliament over their demand for a joint parliamentary probe into the sale of second-generation telephone technology at rates below market prices, they should join the Maoists. Pranab Mukherjee said here on Saturday. The Union Finance Minister called the opposition's parliamentary probe demand illogical and said the Joint Parliamentary Committee has no power to punish. The winter session is lost, and if they have no faith in parliamentary democracy, they should join the Maoists. मैं पूछना चाहती हूँ प्रणवदा, मैं पूछना चाहती हूँ, माओवादी ना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना संविधान में। वो केवल बंदूक की भाषा जानते हैं और बंदूक से ही व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या हमारी जेपीसी की मांग हिंसक मांग है? क्या हम कोई अलोकतांत्रिक मांग कर रहे थे? क्या हम कोई असंवैधानिक मांग कर रहे थे? और अगर आपको संसद ना चलने देने का हमारा व्यवहार माओवादी व्यवहार लगता है, तो प्रणवदा, आपने अभी जो भाषण दिया, मैं आपके समय की, जब आप प्रतिपक्ष में थे, मैं उस समय का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। हम शासन में थे अध्यक्षा जी, कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी, और आज की कांग्रेस की अध्यक्षा यूपीए की चेयरपर्सन इस सीट पर बैठती थी क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा थी। और उस समय आप लोगों ने भी एक जेपीसी की मांग को लेकर के हाउस को कितने दिन बंद किया था? वो आपका माओवादी व्यवहार था क्या? और मैं पूछना चाहती हूँ, मैं बताना होल सेशन की बात कर रही हूँ, मतलब 12 दिन बंद रहा कि 15 दिन बंद रहा, इसमें अगर माओवादी व्यवहार बन जाता है तो मैं कह नहीं सकती। होल सेशन की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कितने दिन बंद रहा। और अध्यक्ष जी, कोई ऐसे वैसे दस्तावेज से नहीं,
अपने यहाँ परंपरा है, जब सत्र समाप्त होता है तो सेक्रेटरी जनरल एक डीओ लेटर लिखते हैं जिसमें पूरे सत्र में क्या घटा ये लिखते हैं। ये उस समय के सेक्रेटरी जनरल जीसी मल्होत्रा का पत्र है, जिसमें से कुछ अंश में पढ़कर सुना रही हूँ। ड्यूरिंग दिस सेशन द हाउस had sitting for 31 days. A substantial part of the session was disrupted because of acrimonious scenes within the house. The business schedule was often thrown into disarray, leading to adjournment of the house for a number of days at a stretch, resulting in the loss of nearly 77 hours of business. 77 hours. This session was created history of sorts when for the first time in our parliamentary history, the railway budget was passed by the house without any discussion. और जिस प्रश्नकाल की आप बात करते हैं, during the session, due to adjournments and interruptions, the question hour remained interrupted on several occasions. Out of 600 starred questions that were listed, only 66 were answered orally. 600 सवाल में से केवल 66 सवालों में प्रश्नकाल चला। 77 घंटे कितने दिन होते हैं? मतलब 12 दिन आपने बंद किया और 15 दिन हमने बंद किया, तो 3 दिन में हम माओवादी हो गए। सिर्फ मुझे एक बात कहनी है प्रणव दा, जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर। अध्यक्ष जी, जहां तक हमारी ये बात कह रहे हैं, अभी अरुण जेटली जी की बात कह रहे थे, मैं प्रणव दा को याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे समय का एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, पेप्सी कोला में कीटनाशक मिलने के ऊपर एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिया था हाउस में। स्टेटमेंट के बाद लोग उत्तेजित हो गए, मांग करने लगे, जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। जिस स्लोगन शाउटिंग की आप बात कर रहे हैं, वो नारे यहाँ से लग रहे थे। उस समय कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी, मैं खड़ी हुई, उस समय स्पीकर मनोहर जोशी थे, और मैंने कहा कि अध्यक्ष जी, अगर मेरे प्रतिपक्ष के लोगों का संतोष जेपीसी बनाने से होता है तो मैं अभी और इसी वक्त जेपीसी स्वीकार करती हूँ, आप जेपीसी दे दीजिए। और इतना ही नहीं कहा, मैंने कहा इनका संतोष करने के लिए आप उस जेपीसी में केवल विपक्ष के सांसदों को रखिए, सरकारी पक्ष का एक भी सांसद मत रखिए। ये रिकॉर्ड भी हमारा है। क्यों कहा था मैंने ये? इसलिए कहा था कि प्रतिपक्ष की मांग को मान लेना प्रणव दा सरकारी की कमजोरी नहीं, सरकार की परिपक्वता को दर्शाता है। और अगर तुरंत मांग मान ली जाए तो उस परिपक्वता के साथ गरिमा भी जुड़ जाती है। इट डजंट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट मैच्योरिटी, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स मैग्नानिमिटी टू। और इसलिए ये लाई हूं, मैं उस समय की कार्रवाई लाई हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैंने स्वयं ऑफर किया कि सवाल पूछिए, कि मैं बोल रही हूँ श्रीमती सुषमा स्वराज, जो अध्यक्ष जी से मैंने कहा, क्योंकि आपको मालूम है जिस समय कोई मंत्री स्टेटमेंट देता है तो लोकसभा में प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पीठासीन अधिकारी स्पीकर ने ये कहा था कि मैं कोई सवाल पूछने नहीं दूंगा, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप सवाल पूछने दीजिए। फिर उन्होंने कहा मैं 2-3 सवाल पूछने दूंगा, तो मैंने कहा आप 2-3 सवाल मत पूछने दीजिए, जितने मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी, आप सवाल पूछने दीजिए। उसके बाद उन्होंने जेपीसी की मांग की, तो क्या कहा मैंने? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैंने स्वयं ऑफर किया कि सवाल पूछिए, परंपरा से हटकर सवाल पूछे गए। उसके बाद मैंने ये ऑफर किया कि 1, 2 या 3 नहीं, जितने सांसद सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए। मैंने कहा कि नारा लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जेपीसी बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, मैं ऑफर कर रही हूं, आप बनाएं जेपीसी और सरकार का कोई आदमी उसमें न रखें, विपक्ष के सदस्य उसमें रहें और रघुवंश जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। ये मैंने ऑफर किया। जेपीसी में कोई सरकारी पक्ष का सदस्य नहीं होगा, केवल विपक्ष के सदस्यों की जेपीसी बनाएं, नई परंपरा स्थापित करें, केवल विपक्ष की कमेटी बनाएं, उसमें सरकारी पक्ष का कोई सदस्य नहीं होगा। स्पीकर ने कहा कि सरकारी पक्ष के सदस्य के बिना तो कमेटी नहीं बनेगी, तो मैंने कहा आप एक और परंपरा डालिए, अध्यक्ष हमेशा सरकारी पक्ष का होता है, आप अध्यक्ष विपक्ष का बना दीजिए।
और उस समय शरद पवार जी की अध्यक्षता में वो जेपीसी गठित हुई थी। आज आपको अरुण जेटली जी की बात तो याद आ गई, लेकिन अपने ही इसी हाउस में बनी हुई इस कमेटी की याद आपको नहीं आई, जिस समय मैंने तुरंत 2 घंटे के अंदर अंदर जेपीसी का ऐलान किया था। 21 अगस्त को जेपीसी स्वीकार की थी और 22 अगस्त को मैं मोशन लेकर के आ गई थी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्रतिपक्ष की मांग ऐसे ही नहीं थी। प्रतिपक्ष की मांग इसलिए थी कि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कांड उजागर हो रहे थे। अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा कि एक एक कांड पर जेपीसी बनी है, लेकिन इस बार तो 3 कांड एक साथ उभर कर आ गए थे। और ये कांड जो आए थे, इसमें आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था प्रणव दा, एक में भी विपक्षी दल ने नहीं लगाया था। जो सरकार के लेखे जोखे की, खाते की जांच करती है संस्था, सबसे बड़ी संस्था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने लगाया था ये आरोप। सारे के सारे 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा हमारा गढ़ा हुआ नहीं है। जो उन्होंने 4 फार्मूले निकाले, उसमें से एक फार्मूले के तहत उन्होंने ये आंकड़ा रखा। CWG का घोटाला CAG की इंटरिम रिपोर्ट में बाहर आया, किसी विपक्षी सदस्य ने नहीं लगाया। यहां तक कि आदर्श सोसाइटी का घोटाला महाराष्ट्र के अकाउंटेंट जनरल ने निकाला। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी, आज वो इसरो देवास डील की बात कर रहे थे, वो घोटाला भी CAG ने निकाला, हमने नहीं निकाला। लेकिन मैं हैरान हूं कि CAG की रिपोर्ट के ऊपर आपके आज के सिटिंग मिनिस्टर, दूरसंचार मंत्री, ये कहते हैं कि उसमें तो जीरो लॉस हुआ है, जिसको CAG 1,76,000 करोड़ कहता है। अगर जीरो लॉस हुआ है मंत्री जी, जीरो लॉस हुआ है, तो आपके पूर्व मंत्री जेल के पीछे क्यों बंद हैं? अगर जीरो लॉस हुआ है, अगर जीरो लॉस हुआ है, तो CBI बार बार उनका रिमांड क्यों मांग रही थी? मंत्री जी मेरे अपने शहर से आते हैं, मेरे साथ अच्छे स्नेहिल संबंध भी हैं, वैसे मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, ये चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन मैं उनकी शुभचिंतिका के नाते, उनके हितैषी के नाते आपको सलाह देना चाहती हूँ, ऐसे प्रसंगों पर मंत्री अगर चुप रहें तो ज्यादा अच्छा होता है और उचित समय पर बोले तो ठीक रहता है। इस तरह की बातें कहकर आप अपने गले में बेवजह का फंदा डलवाते हैं। जब 2 तरफ जांच हो रही है और अब जेपीसी बैठ रही है और जेपीसी दी जा रही है, आप पहले ही कह देंगे कि जीरो लॉस हुआ है। आपको जो कहना है आप जेपीसी के सामने जाकर कह दीजिए, ले जाइए दस्तावेज। लेकिन आपने ये कहकर CAG की संस्था के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया, एक संवैधानिक संस्था को अंडरमाइन करने का काम किया। इसलिए अध्यक्षा जी मैं कहना चाहती हूँ, ये जो जेपीसी बन रही है, ये जेपीसी बहुत असाधारण परिस्थितियों में बन रही है। ये जेपीसी साधारण परिस्थिति में नहीं बन रही। ये जेपीसी केवल एक घोटाले की जांच के लिए नहीं बन रही। आज देश में एक संकट छाया हुआ है, देश संक्रांति काल से गुजर रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था, बहुत गंभीर प्रश्न उठाया था, और वो प्रश्न था न्यायपालिका की सक्रियता का। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के, जो राष्ट्रमंडल के विधि कॉन्फ्रेंस हुई थी, लॉ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बोलते हुए कुछ बात कही थी। At the inauguration of 17th Commonwealth Law Conference at Hyderabad, he spoke on 6th February 2011. जब आपने कहा, while the power of judicial review must be used to enforce accountability, it must never be used to erode the legitimate role assigned to the other branches of government. This is vitally necessary to preserve the integrity and sanctity of the constitutional scheme premised on the diffusion of sovereign power. बहुत पते की बात है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि न्यायपालिका को आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दो, तुम उतना ही काम करो जितना तुम्हें दिया गया है, लेकिन क्या सरकार अपने सीने पर हाथ रख के कह सकती है कि उसने संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दिया है? मैं पुरानी बात नहीं कर रही, केवल पिछली सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियों की बात कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की वो 3 प्रतिकूल टिप्पणियां किस पर आई हैं प्रधानमंत्री जी? पहली टिप्पणी आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीएम का एफिडेविट मांगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा
कि फाइल करने से पहले चार्जशीट हमें दिखाओ। ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने संसद की अनदेखी की और आपने जेपीसी का गठन करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच प्रारंभ करवाई। जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है, इफ ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल देयर इज नो स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू। आज आप पछता रहे हो। अगर आपने संसद की सर्वोच्चता मानी होती, अगर आपने उस समय जेपीसी का गठन कर दिया होता, मैं यहां खड़े होकर कह रही हूं प्रधानमंत्री जी, ना तो सुप्रीम कोर्ट आपका एफिडेविट मांगता और ना सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि सीबीआई हमें चार्जशीट दिखाए तो फाइल करे। आपने हर तरह के विकल्प दिए हमें। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मॉनिटर कर ले, आप ये मान लो। आपने हमें कहा कि पीएससी के साथ हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगा देते हैं, उसका दायरा बढ़ा देते हैं, वो मान लो। आप बाकी सारी चीजें करने को तैयार थे, मगर जेपीसी देने को तैयार नहीं थे। मेरी समझ से परे थी ये बात। 2 मीटिंग्स बुलाई नेता सदन ने, 1 मीटिंग बुलाई आपने। तीनों मीटिंग में प्रतिपक्ष की तरफ से बोलते हुए तमाम लोगों ने अपने अपने तर्क देकर कहा जेपीसी क्यों चाहिए। इनके समर्थक दलों ने कहा जेपीसी क्यों चाहिए, इनके घटक दलों ने कहा जेपीसी दे दो तो आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार ने तो हमें एक बार नहीं बताया कि जेपीसी क्यों नहीं देनी। मुझे एक बात याद है, आपके घर पर घटी थी। आपने भोज पर बुलाया था। सत्र के अंतराल में एक पहल करनी चाहिए थी आपने कि अगर सत्र के दौरान रास्ता नहीं निकला तो चलिए अब निकालते हैं। आपने एक भोज दिया अपने घर पर, उसमें आपने नेता सदन को बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल जी और नारायण स्वामी जी को बुलाया, और इधर से मुझे और अडवाणी जी को बुलाया। खाना खाने के बाद हम जब बात करने के लिए बैठे तो मैंने कहा कि प्रणव आप जेपीसी क्यों नहीं देते। तो इन्होंने मुंह बिचका के कहा एक इनइफेक्टिव बॉडी है। तो मैंने कहा इनइफेक्टिव है तो और ज्यादा आसान है, दे दो। अरे इफेक्टिव हो तो सरकार डरे, अगर कोई इतनी निष्प्रभावी संस्था है, इनइफेक्टिव बॉडी है तो दे दो। तो बहुत गंभीर होकर कहा फायदा नहीं है कोई। तो आपको याद होगा मैंने कहा था नहीं एक फायदा तो है। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा संसद चल जाएगी। तो खिलखिला के हंस पड़े और तब फिर आपने कहा था दैट इज मैचलेस, दैट इज सुषमा, आई कांट आंसर दैट। लेकिन मुझे लगा कि शायद उसी दिन से आपके दिमाग में ये बात आई कि संसद चल जाएगी, इसलिए जेपीसी देनी चाहिए, क्योंकि वो बात प्रधानमंत्री जी की उस वक्तव्य में झलकी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात उस दिन कही उसमें कोई और दूसरा कारण नहीं दिया। ये नहीं कहा कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हम जेपीसी दे रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि पूरे का पूरा सत्र खत्म हो गया और दूसरा सत्र भी खत्म न हो जाए इसलिए हम दे रहे हैं। तो उनको लगा संसद चल जाएगी। चलिए, आपने मानी, किसी भी कारण से मानी। मैंने उस दिन भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया था, मैं आज भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि संसद चलने के लिए बनी है प्रणवदा, रुकने के लिए नहीं। रुकी हुई संसद सबको खलती है, प्रतिपक्ष को ज्यादा खलती है। लेकिन अगर सरकार अड़ियल रवैया ही अपना ले तो फिर हम क्या करें? फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी इसलिए आई, आपका एफिडेविट इसलिए मांगा गया कि आपने जेपीसी का गठन नहीं किया। सीबीआई को चार्जशीट दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि आपने जेपीसी का गठन नहीं किया, आपने संसद की अनदेखी की। दूसरी प्रतिकूल टिप्पणी किस संदर्भ में आई? सीवीसी की नियुक्ति में। वहां आपने नेता प्रतिपक्ष की संस्था की अनदेखी की। नेता प्रतिपक्ष कोई व्यक्ति नहीं होता, वो सुषमा स्वराज नहीं है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा। हमसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी या नेता प्रतिपक्ष थी, उनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष थी। हमारे आज के प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन आपने नेता प्रतिपक्ष की अनदेखी की। मैं कोई अनरीजनेबल बात नहीं कह रही थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपके द्वारा दिया गया जो पैनल है उसमें से बकाया 2 अधिकारियों में किसी को चुन लो। अगर आपने चुन लिया होता, मेरी बात मान ली होती, तो सीवीसी के संदर्भ में प्रतिकूल टिप्पणी आपको नहीं सुननी पड़ती। लेकिन इसलिए सुननी पड़ी कि आपने एक और संस्था की अनदेखी की। तीसरी प्रतिकूल टिप्पणी आई काले धन के रूप में, जब उन्होंने कहा कि यह केवल टैक्स इवेजन नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया था कि कर चोरी का मामला है। उस पर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि कर चोरी का मामला नहीं है, यह संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है।
वहां आपने अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी की। अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, चुनाव के दौरान आपने कहा था, जब अडवाणी जी ने इसे मुद्दा बनाया कि अगर हम आएंगे तो हम भी काला धन निकाल करके वापस लेकर के आएंगे, अगर आपने जो 100 दिन का वादा था उसमें कोई प्रयास किया होता, अब तो 1.5 साल सरकार को हो गए, अगर उसमें कोई ठोस प्रयास किया होता और ये न कहा होता कि केवल कर चोरी का मामला है, तो ये भी टिप्पणी नहीं आती। इसलिए ये आपके लिए आत्मचिंतन का सवाल है। इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर यू कि संविधान की संस्थाओं की अनदेखी कौन कर रहा है। और मैं आज आपको कहती हूं कि अगर संवैधानिक संस्थाओं को सरकार काम करने दे तो न्यायपालिका कभी सक्रिय नहीं हो सकती, अति सक्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के हाथों से पीड़ित लोग जब न्यायपालिका में जाते हैं तब न्यायपालिका सक्रियता दिखाती है और उत्साह में अति सक्रिय हो जाती है, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। लेकिन उसके लिए दोषी सरकार है, उसके लिए दोषी हम लोग हैं जो न्यायपालिका के हाथ में वो चीजें दे देते हैं जो हमें स्वयं को करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं प्रणव दा, आपने जो प्रारंभ में बोला पूरे देश के संदर्भ में, सच वो है। आज पूरे देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं। And say, demand this, accept, नहीं हाउस नहीं चलेगा। That slogan will strengthen लोकतंत्र, I admit. मैं तो आप कुछ और प्रणव दा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, जो बात मैं अब कहने जा रही हूं वो संजीदा बहुत है, उसे बिना गुस्से के सुनिए, प्लीज गुस्सा मत होइए। इस समय परिस्थिति ये नहीं, मैं आपसे कह रही हूं इस समय और है मेथड how मेथड ही दिखाया ना मैंने 77 आवर्स you का। told so many things but you did not tell I wanted only one thing, let this issue be decided by debate and thereafter decide. I wanted only a discussion on the floor of the house, nothing more, nothing less. प्रणव दा, जो 77 घंटे डिसरप्ट हुए उसका क्या आपके पास एक्सप्लेनेशन है? 77 आवर्स ये जीसी मल्होत्रा की चिट्ठी है। Single day when house transacted any business. आप चैलेंज मत करिए, मैंने कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल की चिट्ठी से पढ़ रही हूं, इसलिए आपके फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, मेरे फैक्ट्स गलत नहीं है। मैं चिट्ठी पकड़ा देती हूं आपको, ना वो सेक्रेटरी जनरल आपके थे ना मेरे थे, लोकसभा के थे। 77 घंटे ये लिखा हुआ अभी दे देती हूँ आपको, उनका लेटर भेजती हूँ, अभी मार्शल के हाथ भेजती हूँ आपके पास। ये 77 घंटे, जाइए मार्शल साहब दे आइए इनको। हाँ। क्या उसमें कहा है कि 77 घंटे सिर्फ उसी मांग के कारण हुए थे? मैं आपको तारीखें बताऊं, तारीखें दूं आपको। घंटे डिसरप्ट हुए थे ये। हाँ, ये सिर्फ उसके लिए कहा है। सवाल तो ये आपको नहीं वो है। जानना चाहिए था कि किस कारण हुए हैं। अभी मैं आपको तारीखें देता हूँ। 14 मार्च 2001, 15 मार्च 2001, 16 मार्च 2001, इन दिनों के बाद 17 अप्रैल इन्होंने क्वेश्चन आवर चलता रहा था। हमने क्वेश्चन आवर को खत्म नहीं किया, डिसरप्ट नहीं किया क्वेश्चन आवर को। 600 घंटे में क्वेश्चन आवर चलता रहा और उसके बाद जेपीसी मानी, और पहले एकदम जैसे आप बता रहे थे बिना किसी मांग के। जी, मैं चिट्ठी मेरे पास है, तारीखों के हिसाब से हैं। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। 600 प्रश्नों में से 66 प्रश्न पूछे गए, ये इसमें लिखा कितने है। पूछे जाते हैं आप मुझे ये बताइए? रोजाना कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 3। रोजाना नॉर्मल जब चलता है कितने पूछे जाते हैं? 3, 4। तो आप कह रहे हैं इस कारण नहीं चले? 31 दिन में कितने पूछे जाते हैं? एक दिन में 3। 77 घंटे 77 आवर्स जो डिसरप्शन हुआ, 77 आवर्स का डिसरप्शन किसने किया? Even the first budget, including railway budget, you did not allow. 2004 July, ministers were not allowed to be introduced. You began it from the very beginning. July session 2004. Please remember, what did you do? एक मिनट प्रणव दा, 2004-2001 के बाद आता है, ये तो अरिथमेटिक है ना। 2001 में आपने उदाहरण बना दिया, इस्टेब्लिश कर दिया कि रेलवे बजट बिना डिस्कशन के हो, तब 2004 में हमने किया। ये एग्जाम्पल आप बना के गए हो, ये उदाहरण खत्म कर दिया।
रेलवे भी खत्म कर दिया, जनरल बजट ये भी खत्म कर उदाहरण दिया, आप बनाए हो। अब दोनों खत्म कर दिया। 2001 में ये उदाहरण आपने स्थापित किया, हमने केवल उसका अनुकरण किया। ये मार्शल साहब, आप ये पवन जी को दे आइए चिट्ठी, जाइए, मैं भेज रही हूँ चिट्ठी आपके पास, पढ़ लीजिए। अध्यक्ष जी, जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप उसको धीर गंभीरता से सुनिए, गुस्सा मत करिए। अध्यक्ष जी, आप मेरी इस बात के साथ साक्षी होंगी, आज देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, चारों संदेह के घेरे में है। अविश्वास का संकट गहराया हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। राडिया टेप्स ने इस तंत्र का खोखलापन उजागर करके रख दिया। उद्योग जगत इस तरह से हमारे पूरी पॉलिटी में प्रवेश कर गया है कि मंत्री कौन बने इसमें वो हस्तक्षेप करते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए इसमें वो हस्तक्षेप करते हैं, किस कॉलम में क्या लिखा जाए इसमें वो हस्तक्षेप करते हैं, कौन सी खबर प्रथम पृष्ठ पर छपे और कौन सी आखिरी पर, इसमें वो हस्तक्षेप करते हैं। पूरी व्यवस्था को दीमक खा रही है। प्रणव दा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये जो टर्म्स आपने बनाई हैं, इन टर्म्स में जो आपने आखिर में लिखा है, इसको व्यापक करिए। ये जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स में जो आपने तीसरे में लिखा है, टू मेक रिकमेंडेशंस टू एंश्योर फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेड डाउन पॉलिसी इन द एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेस, आपने ये केवल वहीं तक सीमित रख दिया। सवाल केवल टेलीकॉम लाइसेंसेस के प्रोसीजर्स का नहीं है, पूरी व्यवस्था ढह रही है, जहां हाथ लगाओ वहीं भुरभुरा रहा है। इसलिए जरूरत इसकी है कि सारे के सारे लोग बैठकर एक साथ चिंतन करें, मनन करें। मैं अपने जेपीसी में जो सांसद साथी जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, मुझे खुशी है कि बहुत ही वरिष्ठ साथी इसमें रखे गए हैं। ये जेपीसी केवल दोषारोपण के लिए नहीं बन रही, किसने निर्णय लिया आवंटन का, कैसे लिया, कितना नुकसान हुआ, ये तो आप करेंगे ही, लेकिन आप ये तय करिए कि इस तंत्र को वापस कैसे खड़ा किया जाए। इस व्यवस्था में कौन सी खामियां आ गई हैं, उन खामियों को कैसे सुधारा जाए। क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं नहीं, अगर नहीं है तो कैसे लाए जाएं, और अगर हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो उनकी पालना कैसे की जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उन्होंने एक नया प्रश्न देश के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन धर्म की मजबूरी है। मैं कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी आपसे कि इस देश में गठबंधन युग 15 वर्ष पहले शुरू हुआ है और अभी निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि गठबंधन की सरकारें भ्रष्ट सरकारें होंगी और भ्रष्टाचार का औचित्य दिखाने के लिए गठबंधन धर्म का सहारा लिया जाएगा? अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं, भ्रष्टाचार अपने आप में अधर्म है। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आगे भी सरकारें कोलिशन की ही आएंगी। अभी दोनों राष्ट्रीय दलों में से किसी में ये ताकत नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले। तो क्या गठबंधन धर्म का तर्क लेकर के भ्रष्टाचार का औचित्य बताया जाएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार एक अधर्म है और एक अधर्म को पनपाने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता। गठबंधन धर्म की मजबूरी राजनीतिक मुद्दों पर बताई जा सकती है। हमने भी कोलिशन सरकार चलाई थी प्रधानमंत्री जी, 6 वर्ष चलाई थी। हमारा 24 दलों का गठबंधन था। हम भी मजबूरी की बात करते थे, मगर राजनीतिक मुद्दों पर, जैसे धारा 370 हम चाहते थे मगर हमारे घटक दल नहीं चाहते थे। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि गठबंधन धर्म की मजबूरी है, इसलिए हम नहीं कर सके। लेकिन गठबंधन धर्म को बेईमानी को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज इस समय
इस समय मैं सबकी तरफ से बात कर रही हूँ। इस समय मैं प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रही। देखिए नारायण स्वामी जी, आप बैठ मैं आपको एक बात बता दूं, बैठ प्रधानमंत्री जाइए, जी को हमने सुदीप जी, पिन ड्रॉप बैठ साइलेंस में जाइए। सुना। सुदीप जी ये बैठ सदन चले और अच्छी तरह से चले, ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ और आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही कि मंत्री बीच बीच में उचक उचक के खड़े हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गठबंधन धर्म एक कोलिशन सीएमपी बनाता है जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई मजबूरी हो तो समझ में आती है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर करप्शन मैक्सिमम प्रोग्राम बन जाएगा तो देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। उस वक्त मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को लेना, मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को लेना कि आपका कोalition का वो कंपल्शन नहीं था। आप बोल लेना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पे पाबंदी नहीं है। किया जॉर्ज फर्नांडिस ने रिजाइन किया, मैं कह रही हूँ 3 दिन के बाद वापस लेना, क्या वो क्या टाइम ले लो मजबूरी थी? ना। वो क्या मजबूरी थी? अपनी पार्टी से टाइम ले लो ना, बोल लो। आपकी पार्टी ऐसा है, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए मैं भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, पर बीच बीच में हस्तक्षेप मत करो, इंटरफेयर मत करो। कहो अपने नेता, आपने तो खुद टाइम देना होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खुद बांटता है, आप रख लो अपने लिए टाइम, बोलो। उस समय मेरी कोई बात गलत है, कोई बात काटने वाली है तो आप काटो, लेकिन आप मेरी बात बीच बीच में काट रहे हैं। मैं एक संजीदा बात कर रही हूँ, पूरे देश के सामने बात रख रही हूँ, क्योंकि आज से पहले जो जेपीसी बनी है उसमें से किसी जेपीसी पर यह जिम्मेदारी नहीं आई, ज्यादा से ज्यादा किसी एक विभाग के लिए वो बनी है। आपने इस जेपीसी की भी तीसरी टर्म विभाग से संबंधित बना दी। मेरा आपसे ये कहना है कि केवल अगर विभागीय जांच करके ये जेपीसी उठ जाएगी तो अपना काम पूरा नहीं करेगी। हमें व्यवस्था में सुधार के लिए जेपीसी चाहिए, और ये बात मैं आज नहीं कह रही हूँ। एनडीटीवी का एक प्रोग्राम होता है वॉक द टॉक, उसमें इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर शेखर गुप्ता के साथ बात करते हुए शीतकालीन सत्र के अगले दिन मैंने कहा था, जब उन्होंने मुझसे पूछा आप जेपीसी क्यों चाहती हैं, तो मैंने कहा था पीएससी अपना काम कर रही है, अकाउंट्स देख रही है, कितना नुकसान हुआ ट्रेजरी को वो देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई की जांच कर रहा है, लेकिन इस व्यवस्था में जो दीमक लग गई है उसके बारे में कौन विचार करेगा। और तब मैंने कहा था कि आवश्यकता है मिलकर बैठने की, इकट्ठे बैठने की, सारी चीजों का विश्लेषण करने की। आज जहां आकर के हम खड़े हो गए वहां से पूरी चीजों को सुधारने की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि इस टर्म को आप एक्सटेंड करिए। ये जो तीसरे वाली टर्म भी आपने विभाग से संबंधित बना दी है, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस जेपीसी पर आई है प्रणव दा, और देश बहुत आशा भरी निगाह से इस पर देख रहा है। जब संसद नहीं चल रही थी तो कहीं ना कहीं लोगों में छटपटाहट थी कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र का मंदिर बंद क्यों है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके और हमारे मिलने से हमने रास्ता निकाला ना, पहले भी निकाला था। मैंने उस दिन प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जटिल से जटिल परिस्थिति में भी मिल बैठकर रास्ता निकालते हैं। आज परिस्थिति जटिल ही नहीं विकट है, और उस विकट परिस्थिति की सारी चीजों को हम समझें। उस विकट परिस्थिति से देश को कैसे उबारा जाए, ये मेरे और आपके उबरने का सवाल नहीं है, ये प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के उबरने का सवाल नहीं है। ये सवाल है देश को इससे कैसे उबारा जाए, क्योंकि इस परिस्थिति में देश का आत्मबल कमजोर हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि हम क्या करें, ये क्या हो गया। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती थी कि जेपीसी का गठन करिए ताकि कुछ सीनियर लोग बैठें। ये आत्ममंथन के लिए बनी है जेपीसी, ये गहन चिंतन के लिए बनी है जेपीसी। ये जेपीसी केवल 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन और प्राइसिंग और पॉलिसी के लिए नहीं बनी है। आप इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को व्यापक करके इसको ये काम दीजिए, वरना जिसको भी आप चेयरमैन बनाएंगी, मैं कहना चाहूंगी कि आपस में जो मेंबर्स बैठे वो ये तय करें कि इस देश को कैसे इस परिस्थिति से उबारना है, इसके लिए ठोस चीजें सुझाई जाएं। और देश में वो ताकत है, हम में मिलकर बैठकर सुलझाने की क्षमता है, हम अब उस क्षमता को निकालें। और जब आप इस दर्शन पर बात करते हैं तो आपको गुस्सा कभी नहीं आता,
इस दर्शन पर जब आप बात करते हैं तो आप बहुत संजीदगी से बात करते नहीं, हैं, आप बैठिए, धीर गंभीर आप बात बैठिए, करते आप हैं। बैठिए, और बैठ इसीलिए जाइए। मैं आपसे कहना लालू चाहती प्रसाद हूँ जी प्लीज बैठ जाइए। कि आप बैठ, आज इस आप बैठ, प्रस्ताव आप पर बैठ जाइए, अध्यक्ष जी, बैठ जाइए। अध्यक्ष अभी जी, कैसे बोलेंगे? अभी नहीं बोलेंगे इस ना, प्रस्ताव आप अभी पर- नहीं बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। इस नहीं, प्रस्ताव पर हम उसी धीर आप गंभीर बैठ पर- जाइए, बैठ जाइए। मेरा सभी Nothing साथियों से आप अनुरोध बैठ है जाइए, इस प्रस्ताव पर हम उतने ही धीर गंभीर होकर उनको चर्चा बोलने करें। दीजिए। मैं 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ। और मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये संसद, पूरा संसद का ये मिनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके जो भी फंडिंग आएंगे क्या वो अंतिम होंगे या हाउस डिस्कस करेगा उसको? हाँ, बताते। ये आप बता दीजिए। ये पूरा सदन ठीक है, सुप्रीम नहीं ठीक। क्या ठीक नहीं है? बताइए ना। तो वो इतना बता नौ- रही है, वो बता रही है। नहीं, ये फिर हमारा मुंह बंद हो जाएगा क्या संसद का? नहीं, मैं बात ये 25-30 आदमी बैठ के नहीं रुकिए भाई, 25-30 हमारे माननीय विद्वान सदस्य जो अपनी फाइंडिंग देंगे, हाँ मैं जानता हूँ सारी बातों को और उचित नहीं समझता हूँ कि स्टेज पर मैं कुछ बोलना। तो आप सरकार क्लियर कर दे प्रणव बाबू कि जब इनके रिपोर्ट आएंगे तो क्या हम लोग हूँ बहू अडॉप्ट कर लेंगे या उस पर हम डिस्कस करेंगे फिर न? नहीं तो उठ कर बोलिए, बताइए हम लोग को। ठीक है, इसमें नहीं इसलिए कि ना रुको ना भाई, जानना चाहिए हमको। अध्यक्ष जी, Report will be मैं discussed, लालू but भाई से how कहना is it चाहूंगी- supreme? So it is obvious. मैं लालू भाई से कहना चाहूंगी ये प्रश्न तो मेरे बोलने के बाद भी पूछा जा सकता था। मैं तो खत्म करने वाली थी, आप तब ये प्रश्न पूछ रहे थे, बीच में रोकने की क्या जरूरत थी? पर आपकी बात उन्होंने क्लियर कर दी कि रिकमेंड की। मैं केवल एक बात कह रही हूँ कि इस प्रस्ताव पर आप बैठ जाइए, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बैठ इस जाइए। प्रस्ताव लालू पर- प्रसाद जी, आलू महिलाओं से मैं मुंह नहीं लड़ाता हूँ, वो तो पहले भी नहीं लड़ाते थे। गुजराती सशक्तिकरण का बैठ पक्ष, जाइए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ नथिंग विल गो कि इन इस पर रिकॉर्ड, डिस्कस। मैं नहीं चाहती नथिंग थी विल गो इन रिकॉर्ड। हाँ बोलिए, आप बोलिए सुषमा जी, मैं आप नहीं बोलिए। चाहती थी कि जिस संजीदगी से मैं इस बात को रख रही हूँ उसमें किसी तरह की टोका टोकी हो। मुझे दुख है कि इतनी धीर गंभीर बात में भी टोका टोकी हुई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस धीरता और गंभीरता की इस जेपीसी में आवश्यकता है, वैसे धीर गंभीर लोग इसमें पहुंचे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, सविनय आग्रह है कि आप केवल इसकी टर्म्स को देख करके, क्योंकि ये एक्सपेंड कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करें तो भी इस विकट परिस्थिति से देश को उबारने के लिए आप उपाय सुझाइए, और उन ठोस उपायों को जब देश सुनेगा तो ये जो गिरता हुआ विश्वास है ये वापस लौटेगा और देश इस परिस्थिति से बाहर आएगा। ये उम्मीद जताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।